अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, तो आपने एनएफटीज के बारे में ज़रूर सुना होगा। बीपल्स ने अपने एक डिजिटल आर्ट को $70 मिलियन में बेचा। जैक डॉर्सी का फर्स्ट ट्वीट $2.9 मिलियन में बिका। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का एक एनएफटी नवंबर के महीने में 7.8 करोड़ रुपीस में बिका। ये एनएफटी था मधुशाला का एक विंटेज साइन पोस्टर। इसके अलावा और भी सेलिब्रिटीज जैसे सलमान खान, रजनीकांत और कमल हसन ने अपने एनएफटीज लॉन्च किए, उन्हें बेचा और इससे करोड़ों रुपए कमाए। ये एनएफटीज क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इनके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, क्या एनएफटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और इनका फ्यूचर क्या है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। एनएफटी का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉन फंजिबल क्या होता है। इसका मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल, यूनिक, वन ऑफ इट्स काइंड। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक बुक है, इसकी हजारों कॉपियाँ होंगी, लाखों कॉपियाँ होंगी। आज अगर मैं इसकी एक कॉपी अमेजोन से ऑनलाइन परचेज करता हूँ और 15 दिनों के बाद एक और कॉपी ऑफलाइन किसी स्टोर से परचेज करता हूँ, तो ये दोनों कॉपीज बिल्कुल सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी, क्योंकि इस बुक का मास प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये कॉपी यूनिक है। यूनिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसे मैं पढ़ता हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं। यूनिक इसलिए क्योंकि इसमें मैंने पढ़ते वक्त बहुत सी चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है, बहुत से नोट्स बना रखे हैं। ऐसे ही दुनिया में कई और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कोहिनूर का डायमंड या फिर पिकासो की कोई पेंटिंग। ये चीज़ें यूनिक हैं, नॉन रिप्लेसेबल हैं। अब हम बात करते हैं टोकन की। टोकन इज द नेम गिवन टू द करेंसी इन अ ब्लॉकचेन। जब भी किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का, जैसे पेंटिंग का ऑक्शन होता है, तो उसमें हाईएस्ट बिल्डर को पेंटिंग दी जाती है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति ऑनलाइन ऑक्शन के जरिए किसी इमेज, मूवी क्लिप, सॉन्ग या फिर ट्वीट को परचेज करता है, तो उसे एक यूनिक टोकन या एनएफटी दिया जाता है। जब भी लोग डिजिटल आर्ट को डाउनलोड करते हैं, उसे रेप्लिकेट करते हैं या फिर उसकी कॉपीज बनाते हैं, तो उसमें ओरिजिनल क्रिएटर का पता नहीं लग पाता। लेकिन एनएफटी की वजह से ओरिजिनल क्रिएटर का हमेशा पता रहता है। एनएफटी में एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर आर्ट का सिर्फ एक ही ओनर होता है। टोकन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकचेन, स्पेशली एथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन क्या है और ये काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि मैंने आपसे कोई चीज़ खरीदी। आप एक शॉपकीपर हैं और मैंने आपसे कोई चीज़ खरीदी। लेट्स सपोज कि ये बुक खरीदी 100 रुपये में। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन निकाला, आपका यूपीआई स्कैन करा, मेरे फ़ोन में 100 रुपये डिस्प्ले हुए, उसमें मैंने अपना पिन डाला और विद इन फ्यू सेकेंड मेरे अकाउंट से 100 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। इतनी सिंपल सी ट्रांजैक्शन के पीछे का बैकग्राउंड समझिए। जैसे ही मैंने अपने फ़ोन में पिन डाला होगा, तो एक बैंक ने ये चेक करा होगा कि मेरे अकाउंट में 100 रुपये है भी या नहीं, और जैसे ही ये 100 रुपये कन्फर्म हुए, तो इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर लिया गया। मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में वो 100 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए और आपके बैंक ने इस ट्रांजैक्शन को रजिस्टर कर लिया। इसे कहा जाता है सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ बैंकिंग, क्योंकि इसमें सभी ट्रांजैक्शन बैंकिंग लेवल पे होती हैं। दुनिया भर में अनलिमिटेड मनी है। गवर्नमेंट्स लगातार करेंसी नोट्स प्रिंट करती रहती हैं और जैसे ये नोट्स ज़्यादा हो जाते हैं, इनकी वैल्यू कम हो जाती है। सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ बैंकिंग में सारी पावर्स एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के हाथों में होती हैं। इसके कई फायदे हैं और नुकसान भी हैं। 2009 में एक इंसान जिनका नाम था सातोशी नाकामोटो, जिनकी आज तक आइडेंटिटी का पता नहीं लग पाया, उन्होंने सवाल किया कि क्या ये पॉसिबल है कि इस ट्रांजैक्शन को पब्लिक डोमेन में लाया जाए। इसका मतलब है कि दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स साइमल्टेनियसली ये चेक करेंगे कि मेरे अकाउंट में 100 रुपये या 100 टोकन्स है या नहीं, और अगर है तो इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर लिया जाएगा। इसे परमानेंटली रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। उसके बाद इस ट्रांजैक्शन को एडिट कर पाना या फिर इरेज कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसे कहा जाता है ब्लॉकचेन। इफ आई सेल दिस बुक फॉर 1000 रुपीज एंड यू आर रेडी टू बाय इट, देन देयर हैज टू बी सम वे टू प्रूव दैट यू ओन दिस। ये तो एक बुक है, अगर इसकी जगह कोई इमेज, ऑडियो क्लिप,
मूवी क्लिप या फिर कोई ट्वीट हो, देन हाउ टू प्रूव द ओनरशिप ऑफ दैट यूनिक पीस? NFT is a legit way of transferring the ownership of a digital item. Your ownership will always be on record. It will be impossible to edit or delete it. दुनिया में जिस ओरिजिनल चीज की जितनी ज्यादा कॉपीज होंगी उसकी उतनी ज्यादा कीमत होगी. द मोर द फेक्स द मोर विल बी द वैल्यू. NFT से जुड़ा अब एक सवाल आपके मन में आता होगा, क्या लोग इतने पागल हैं कि NFT में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं? तो इसका जवाब है कि आर्ट जो है वो यूनिक होता है. आपने देखा होगा कि आर्ट एग्जीबिशन लगती हैं जिसमें पेंटिंग्स और आर्ट दिखाया जाता है. इन पेंटिंग्स की असली कीमत खुद आर्टिस्ट को भी नहीं पता रहती. अगर एक पेंटिंग 10 करोड़ में बिक सकती है तो वही सेम पेंटिंग 15 या 20 करोड़ में भी बिक सकती है. ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर लॉजिक काम नहीं करता. ये सारा खेल परसेप्शन का है. वहीं स्टॉक मार्केट में लॉजिक काम करता है. वहां पर जो उतार चढ़ाव है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है. बहुत से लोग एनएफटीज को शौक के लिए खरीदते हैं, मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें इनके फ्यूचर पोटेंशियल की वजह से खरीदते हैं. अगर आज आप किसी सेलिब्रिटी का कोई एनएफटी 10 लाख रुपए में खरीद लेते हैं, ये सोचकर के 10 साल बाद वो सेलिब्रिटी और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा. अब सोचिए कि आपका प्रिडिक्शन सही हो जाता है और किसी वजह से 10वें या 11वें साल में उस सेलिब्रिटी की मौत हो जाती है. अब उसके एनएफटी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. उसका कोई मिलियनेयर फैन आपके पास आता है और उसके एनएफटी की डिमांड करता है. आप उस एनएफटी को 10 करोड़ रुपए में बेच देते हैं और भारी प्रॉफिट कमाते हैं. यही वजह है कि बहुत से लोगों के बीच में एनएफटी का क्रेज चल रहा है. उन्हें लगता है कि वो एनएफटीज में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं. बात करते हैं एनएफटीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की. एनएफटी का एक रॉयल्टी बेनिफिट होता है. मान लीजिए आप कोई क्रिएटर हैं, आपने अपना कोई डिजिटल आर्ट शाहरुख को बेचा और शाहरुख ने वही आर्ट आगे सलमान को बेच दिया. फिजिकल ऑक्शन में तो एक क्रिएटर एक ही बार पैसा कमाता है, लेकिन एनएफटीज के केस में अगर आप शुरू में ही रॉयल्टी को 10% सेट कर देते हैं तो जैसे जैसे वो डिजिटल आर्ट रीसेल होता रहेगा वैसे वैसे आपको 10% मिलता रहेगा. इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें क्रिएटर की पहचान को छुपाया नहीं जा सकता. अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. एनएफटीज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्रिप्टो करेंसीज का यूज होता है और क्रिप्टो माइनिंग से कार्बन एमिशन होता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है. डर ये है कि अगर एनएफटीज का यूज बढ़ता रहा तो एनवायरनमेंट पे बुरा असर पड़ता रहेगा. इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आजकल बहुत से लोग दूसरे लोगों के डिजिटल आर्ट को चुराकर उन्हें अपना बताकर एनएफटीज के फॉर्म में बेचने लगे हैं. डिजिटल फ्रॉड बढ़ता जा रहा है. तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि एनएफटीज में ओनरशिप के लिए आपको थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड रहना पड़ता है, जैसे एथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन. अब हम बात करते हैं कि वो कौन लोग हैं जो एनएफटी से फायदा उठा सकते हैं. सबसे पहले हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स. ये लोग एनएफटी के बेस पे अपने बिजनेसेस को बना सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं. दूसरे नंबर पे आते हैं आर्टिस्ट. ये लोग एनएफटी से पैसा भी कमा सकते हैं और अपने फैंस के टच में भी रह सकते हैं. तीसरे नंबर पे आता है आम आदमी. ये डिपेंड करता है. अगर किसी इंडिविजुअल को ये लगता है कि द वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एनएफटी इज ग्रेटर देन द मनी स्पेंड, देन ही कैन श्योरली इन्वेस्ट इन दैट एनएफटी. क्या एनएफटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और इनका फ्यूचर क्या है? टू कंक्लूड एंड टू गिव माई ओपिनियन, एनएफटी अभी बहुत ही ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी है. इसमें इन्वेस्ट करना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो न्यू और यूनिक टेक्नोलॉजी से एक्साइट होते हैं, देन आई थिंक यू शुड एक्सपीरियंस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनएफटीज. आप कोई सस्ती सी एनएफटी खरीद के देख सकते हैं. अगर आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं, देन ट्राई सेलिंग योर ओन एनएफटी जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस. एक बात तो पक्की है कि ब्लॉकचेन इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड एंड एनएफटी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन इज हियर टू स्टे. NFTs are building blocks of Internet of Future. Now we can record the authenticity and ownership without any dispute. अब फ्यूचर में ऐसे झगड़े नहीं होंगे. ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये घर किसका है, ये कॉलेज डिग्री फेक है या ओरिजिनल है, इसका कॉन्टैक्ट ओनर कौन है.
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।